हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 65 इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, 20 वर्कर्स टेक 4 days to complete laying a road. How many days will 10 worker take to complete laying the same length of road? देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है आपके पास 20 वर्कर्स है, तो वो एक रोड बना रहे हैं, तो वो 4 दिन में ये काम पूरा करते हैं। अब अगर आपके पास हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर्स टेक, अगर आपके पास वर्कर्स कम हो गए तो वही वही सेम काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा दिन लेंगे ना, क्योंकि जो काम 20 जने मिलके 4 दिन में कर रहे थे अब सिर्फ 10 ही जने रह गए हैं, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि इंसान कम रह गए अब। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये आपके पास इनवर्स प्रपोर्शन है। अगर आपके वर्कर्स घट रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे। तो ये एग्जाम में आपको खुद से पता लगाना है कि कौन सा इनवर्स प्रपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब यहाँ इनवर्स प्रपोर्शन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी एक टेबल बना लेनी है वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज की, और यहाँ पर लिख देना है नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, ठीक है। टेबल से करोगे बहुत आसान रहेगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कभी गलत होगा। बस ये चीज चेक कर लेना वो इनवर्स प्रपोर्शन है या डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो जब वर्कर्स मेरे पास 20 थे तो 4 डेज लग रहे थे, जब वर्कर्स 10 है तो मुझे ये फाइंड करना है, इसको मैंने a मान लिया। अब ये इनवर्स प्रपोर्शन में, अभी हम इनवर्स प्रपोर्शन का लास्ट क्लास में सीख के आए थे कि क्या होता है, हमारे पास x1 y1 जो है वो किसके इक्वल होता है, x2 y2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने उसे a माना है। तो 20 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू में a आ गया, इसको इससे काट दिया 2 पे, तो a की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब 8 दिन में वो लोग काम को पूरा करेंगे। और एक चीज आप ध्यान से देखिए, जैसे ही वर्कर्स आधे हुए, हाफ हुए, तो जो टाइम है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, क्योंकि वो सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो देखते हैं वो आपसे क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है यहाँ पर 2 पंप्स कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। 2 पंप है जो 18 घंटे में एक टैंक को फिल करते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ वी एड 2 मोर पंप ऑफ द सेम काइंड। कह रहे हैं अब बताओ, अगर हमने उसमें 2 पंप और जोड़ दिए, मतलब अब टोटल 4 पंप हो गए, 2 पहले से थे 2 और हो गए, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो आप ध्यान से सोचिए, यहाँ पर अगर आप वो टेबल बनाते हैं तो नंबर ऑफ पंप्स एक ले लेते हैं हम, जिसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। दूसरा आपसे आवर्स कह रहा था, तो यहाँ पर टाइम टेकन लिख सकते हैं, जो आवर्स में है और जिसको हमने y माना है, ठीक है। जब 2 पंप थे तो 18 घंटे लग रहे थे, अब 4 पंप हो गए। यहाँ पर 2 मत लिख देना, क्योंकि वो कह रहा है 2 मोर, तो 2 पहले से ही आपने 2 और डाल दिए, तो अब कितना टाइम लगेगा उसको मैंने यहाँ पर t मान लिया। जो भी आप मानो वो उस टेबल के अंदर लिख देना। तो आप ध्यान से खुद सोचिए कि ये इनवर्स प्रपोर्शन है या डायरेक्ट प्रपोर्शन है। जब नंबर ऑफ पंप्स इंक्रीज हो गए तो वो टैंक जल्दी फिल हो जाएगा, तो कम समय लगेगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसका मतलब 2 इंटू में 18 जो है वो किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई टी के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू में टी आ गया, इसको इससे काट दिया 2 पर, इसको इससे काट दिया 9 पर, तो 9 घंटे लगेंगे अब उन 4 पंप को वही सेम टैंक को फिल करने में। क्लियर? तो आप ऐसे टेबल बना के करना और चेक करना कि वो इनवर्स प्रपोर्शन में या डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। और टेबल में ही जो भी वेरिएबल आप लो, जैसे इन्होंने x लिया है तो उन्होंने यहाँ x लिखा है, हमने t लिया है तो हमने t लिख दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की कोई भी जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है। क्लियर हो गया?
चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आपसे। आ स्कूल हैज फूड प्रोविजन टू फीड 80 स्टूडेंट फॉर 15 डेज। एक स्कूल में फूड प्रोविजन है, मतलब खाना देने का सिस्टम है, ठीक है। तो 80 बच्चों के लिए वो खाना 15 दिन तक चलता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टेबल बनाने के लिए। टेबल इसलिए मैं देखो हर क्वेश्चन में बना रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। उसको मैंने एक्स लिया है और यहाँ पर है डेज है, तो मैंने यहाँ पर दूसरा ले लिया नंबर ऑफ डेज। जो दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो सिर्फ आपको वही टेबल में पुट करनी है, ठीक है। नाउ 80 स्टूडेंट्स के लिए 15 दिन खाना चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 20 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल, मान लो अब उस स्कूल में 20 बच्चे और आ गए हैं, तो अब कितने बच्चे हो गए? तो 80 तो पहले से थे ना, 20 और आ गए हैं, तो अब टोटल 100 बच्चे हो गए। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब कितने दिन वो खाना चलेगा वो आपको बताना है, तो यहाँ पर मैंने डी मान लिया। अब आप खुद सोचिए, जब 80 बच्चे थे तो 15 दिन खाना चलता था, अब बच्चे बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए ना, तो ऑब्वियस सी बात है खाना कम चलेगा, क्योंकि वो बच्चे भी तो खाना खाएंगे। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। तो जब इनवर्स प्रपोर्शन है तो x1 इंटू में y1 इज इक्वल्स टू में x2 इंटू में y2। बस यहां से आपको क्या करना है, इस d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 12 डेज। क्लियर है? तो इससे आपको मैं उम्मीद करती हूँ इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ राम टेक्स 1 hour to cut a given quantity of vegetable and Sham takes 1.5 hour to cut the same quantity of vegetable, how much time will they take to cut the vegetable if they do it together? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर दो जने राम और श्याम, अगर राम 1 घंटा लेता है कुछ वेजिटेबल्स को कट करने के लिए जो उसको दी गई है, वही सेम वेजिटेबल उतनी ही क्वांटिटी में वेजिटेबल शाम को भी दी गई है, तो वो 1.5 आवर्स लेता है। दोनों अलग अलग इतना इतना टाइम लेते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिलके कट करें वेजिटेबल्स तो वो कितना टाइम लेंगे वो आपको बताना है। तो इसको ध्यान से यहाँ पर समझेगा, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। नाउ कंसिडर द वर्क डन टू कट आउट द गिवन क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल एज 1 यूनिट ऑफ वर्क। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो भी वो काम उन्होंने किया है वो 1 यूनिट का काम है। तो लेट अस फिगर आउट द वर्क डन बाय ईच पर्सन इन 1 hour। तो चले देखते हैं हम 1 घंटे में उन्होंने कितना काम फिनिश किया। तो राम ने तो 1 घंटे में क्या किया था, राम फिनिश द वर्क इन 1 hour, उसने तो 1 घंटे में कंप्लीट किया था। तो सो इन 1 hour ही डज 1 यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 घंटे में उसने 1 यूनिट का काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। शाम ने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया था, तो इसका मतलब उसने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, 1/1.5। जब उसने 1.5 आवर्स में कंप्लीट किया है तो 1 आवर में कितना किया होगा, जितनी ये क्वांटिटी है जो कि हमने इसको 1 माना है, 1/1.5 यूनिटरी मेथड। तो इसका मतलब उसने 2/3 काम कंप्लीट किया था 1 घंटे में, ठीक है। अब दोनों को मिला के दोनों ने कितना काम कंप्लीट किया, सो वर्क डन बाय बोथ इन 1 hour। दोनों ने 1-1 घंटे में कितना काम किया, राम ने तो पूरा ही कर दिया था 1 hour में, तो उसका तो 1 ही लिखा जाएगा। जबकि शाम ने कितना किया था, 2/3 किया था, तो दोनों ने मिलकर 5/3 काम कंप्लीट किया है, ये 1 hour में किया है। देयरफॉर टू कंप्लीट 5/3 यूनिट ऑफ वर्क इट टेक देम 1 hour इफ दे वर्क टुगेदर। तो अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 1 hour में वो इतना काम पूरा कर लेंगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ वर्क। अब अगर ये तो इतने यूनिट का काम उन्होंने किया है एक साथ मिलके 1 घंटे में, अब अगर 1 यूनिट का करना हो तो ये डायरेक्टली प्रपोर्शन हो गया ना। देखो इतने यूनिट का काम उन्होंने 1 घंटे में किया है, तो फिर 1 यूनिट का काम कब करेंगे, कितना किया होगा, कितना टाइम लेंगे। ध्यान से देखो ये 1 यूनिट से ज्यादा है, तो जब यूनिट्स कम हो गई, काम कम हो गया, तो टाइम भी तो कम ही लगेगा, और जब काम ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रपोर्शन में है।
और जब डायरेक्टली प्रपोर्शन में होता है तो हमारे पास क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, तो 5/3 था तो 1 आर में था। अगर 1 यूनिट ऑफ वर्क है तो कितने आर में होगा, एक्स आर में। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, जिसमें ए की वैल्यू ये है, बी की ये और सी की ये है। ठीक है ना, तो वही चीज इन्होंने यहां पर की, टी की जगह एक्स रखा, ये दोनों 1 थे और ये 5/3 था। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो 1 यूनिट जो है वो कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलके 3/5 आवर्स में करेंगे। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर है ये, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार समझोगे ना अच्छे से तो ये आपको आ जाएगा। पहले आपने दोनों का क्या किया, 1 आवर का निकाला, 1 यूनिट का कितना है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया कि वो 1 आवर में इतना यूनिट काम करते हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया था कि हमारी यूनिट ही 1 है, तो जब 1 आवर में इतनी यूनिट्स करते हैं तो जो 1 यूनिट है वो कितने आवर में करेंगे वो हमको निकालना है। तो वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला मेथड हमने लगाया और सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर 90% डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन लगता है, जो मेथड होता है वो उसी का ही लगता है, यहाँ पर इन्वर्सली का नहीं आता। क्लियर? फिर बोलूँगी इन क्वेश्चंस को रिफ्रेशर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं और ये 2 या 3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है फिगर इट आउट, लास्ट फिगर इट आउट, देन चैप्टर शायद हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो भी जल्दी से कमेंट करके बता देना, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।